हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज बेसिकली अपने आंसर राइटिंग के जरिए एक टॉपर के आंसर को एनालाइज करने वाले हैं। यह टॉपर है 2018 के यूपीएससी एग्जाम के, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, मिस्टर कनिष्क। इनके आंसर्स को देखते हुए हम जानेंगे कि कैसे GS4 के आंसर को लिखा जाता है। क्वेश्चन है, ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट टर्मिनल एज वेल एज मेंटल इलनेस हैज गिवन क्रीडेंस टू द आइडिया ऑफ लिविंग विल्स। व्हाट इज अ लिविंग विल? Discuss the ethical issues to be considered from an individual as well as social perspective to formulate and implement it. क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि आजकल के ज़माने में टर्मिनल और मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लिविंग विल्स को बनाना, या जो आइडिया है, काफ़ी यूज़ किया जाता है।
तो लिविंग विल है क्या और इससे रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज हैं, इंडिविजुअल और सोशल पर्सपेक्टिव से हमें बताने हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है, टर्मिनल और मेंटल इलनेस की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। टर्मिनल इलनेस होता है जो लंबे समय तक बीमारी चलती है। मेंटल इलनेस मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं, उनकी प्रॉब्लम आ जाना, जैसे कि इंसान के अंदर किसी भी तरह के बिहेवियरल चेंजेस आना, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ें ये होती हैं कि काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और धीरे धीरे इंसान की सिचुएशन ख़राब होती जाती है। मतलब जो इंसान है वो ज़्यादा धीरे धीरे ऐसे बीमार होता जाता है। तो उसे पता होता है कि मेरा एंड आ सकता है और एक पॉइंट पर ऐसा भी होगा कि उसका दिमाग कॉन्शियस ना रहे और इसी वजह से कॉन्शियसली वो किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा सकता। इस अवेयरनेस की वजह से लिविंग विल्स का जो आइडिया है उसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है कि जब तक उनका दिमाग चल रहा है, जब तक वो समझ पा रहे हैं, तो वो अपना लिविंग विल बना दें। अब आगे क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, डायरेक्टिव वर्ड है, सबसे पहले बताना है कि लिविंग विल होती क्या है और फिर ऐसे एथिकल इश्यूज को डिस्कस करना है। इंडिविजुअल को भी फेस करने होते हैं, उनके सामने आते हैं, और सोशल पर्सपेक्टिव से भी। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कंटेंट इसका बुक से मिल सकता है और कोशिश करिएगा कि ये टॉपिक के बारे में आप उन्हीं बुक से पढ़ें जिनको आप रेफ़र करना चाहते हैं आगे भी, जिससे कि मेंस एग्ज़ाम के लिए आप जब फुल प्रिपेयर कर रहे होंगे GS4 को, तो दोबारा जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक तरह से रिवीजन ही लगे। अदरवाइज़ तो आप गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इस टॉपिक के बारे में। फिर एक बार कंटेंट आपके पास आ जाएगा तो आप इंट्रोडक्शन के लिए जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उससे शुरू कर सकते हैं, लिविंग विल के बारे में बता सकते हैं और फिर बॉडी के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं एथिकल इश्यूज़ का। डिस्कस मतलब होता है जितने भी व्यू पॉइंट से हम बता सकते हैं चीज़ें पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हमारा टॉपिक है लिविंग विल्स, उन्हें हम लिस्ट आउट करेंगे और फाइनल कंक्लूजन के अंदर अपनी बैलेंस्ड ओपिनियन देकर आंसर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करिए इस आंसर को अटेम्प्ट करने की, फिर बाद में हम देखते हैं कि टॉपर ने किस तरह से इस आंसर को अप्रोच किया है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। और ये आंसर आपका 2018 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर ने लिखा है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करंट अफेयर से रिलेट करके की है। इन्होंने लिखा है कि रीसेंट डिबेट्स हुई हैं और SC के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिविंग विल और यूथेनेशिया के रिगार्डिंग काफ़ी केसेस में बातें हुई हैं और केसेस को देखा गया, जिसकी वजह से यह इशू लाइमलाइट में है। फिर इन्होंने लिविंग विल को डिफाइन किया है जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज अ लिविंग विल? तो उसी का आंसर लिखा है कि लिविंग विल is a form of advance directive where a person in his full consciousness lays down the course of action to be taken in case of some terminal illness he suffers from later। मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है, लिविंग विल एडवांस डायरेक्टिव होती है, मतलब पहले से ही एक डायरेक्शन दे देना कि पर्सन जब भी अपने फुल कॉन्शियसनेस में होता है वो तभी वह सारे एक्शंस के बारे में पहले से लिख देता है या फॉर्मली डिक्लेयर कर देता है कि अगर वो लाइफ में आगे कभी टर्मिनल इलनेस की वजह से या किसी भी वजह से अपने लाइफ के रिगार्डिंग और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग अगर कॉन्शियस नहीं रह पाता और डिसीजन नहीं ले पाता, तो जो अभी वो डिक्लेयर कर रहा है उसको फॉर्मल माना जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नॉर्मली यह विल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होती है और अपनी बॉडी से भी रिलेटेड होती है, तभी यहाँ पर यूथेनेशिया वाला वर्ड यूज़ किया गया है। यूथेनेशिया मतलब कि इंटेंशनली अपनी लाइफ को एंड करना या करवाना, क्योंकि वो पेन और सफरिंग से हो रही तकलीफ़ों को और सहना नहीं चाहते हैं। अब बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि इस तरह से डेफिनेशन रटी तो किसी को भी नहीं जा सकती और मे बी हो भी सकता है 5% चांसेस, पर किसी भी इशू के बारे में जब हम पढ़ते हैं अगर उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वह अपने आप पेपर पर दिख जाती है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है राइटिंग के अंदर कि उसको पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग आ गई तो उसके बाद जो कीवर्ड होता है जो पूरे के पूरे कंसेप्ट को, डेफिनेशन को, उसका मीनिंग देता है, उस जरूर लिखना चाहिए। फिर आगे लिखा है, इस तरह की डिसीजन लेने से, मतलब विल बनाने से जो भी बाद में एथिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर वो पर्सन बाद में कैपेसिटी नहीं हुई उसकी डिसीजन लेने की तो उसके रिगार्डिंग कौन लेगा।
और फिर पर्सन के रिलेटिव्स के आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्सन की डेथ हुई और उसने अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में किसी के साथ कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे केसेस बहुत देखे जाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। उसकी के आपस में रिलेटिव्स जो भी होंगे वो इन लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएंगे। एथिकल इशू हो जाएगा इस चीज़ के अंदर कि फॉर एग्जांपल पर्सन बहुत टर्मिनली इल था और धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब हुई और अब वो ब्रेन डेड है, मतलब उसकी बॉडी काम कर रही है लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। एमबीबीएस के अंदर आनंद पेशेंट को याद करिए। फिर ये डिसाइड करना एथिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन्हें लाइफ सपोर्ट देना चाहिए या फिर हटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके काम आ सके। इसलिए यहाँ पर लिविंग विल को बनाना ज़्यादा सही समझा जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी एथिकल इश्यूज़ के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर वह सारे इश्यूज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट लिस्ट आउट हैं। फर्स्ट है, तो जैसे कि अभी हमने समझा था, इंडिविजुअल हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है क्योंकि उसको डेली पेन और डेथ के मरने के डर को हर रोज फेस करना पड़ता है। एंड देन इंस्टेड ऑफ अ डेथ ऑफ डिग्निटी ही लिव्स विद अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन। एंड देन सोसाइटी स्पेशली फैमिली उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि अपना ध्यान और रिसोर्सेज उनके ऊपर लगाए जाएं या नहीं, जो टर्मिनली इल है और उनका पता है कि डेथ तो आनी है, या फिर रैशनल होकर अपनी नीड्स पर भी ध्यान दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है आगे की जनरेशन की एजुकेशन पर। फिर नेक्स्ट एथिकल इशू है किसी भी तरह का यूथनेशिया दिया जाए, या तो एक्टिव या पैसिव, दोनों ही जो डॉक्टर होता है उसके अंदर या फिर वो पर्सन के अंदर जो इसको प्रैक्टिस करता है एक गिल्ट और रिमोर्स देता ही है। मतलब आप सोचिए कि कोई आपका रिलेटिव ब्रेन डेड है और उसे यूथनेशिया देना है और आपके हाथ में जहर का इंजेक्शन है और आपसे कहा जाए कि आप इसे लगा दीजिए और इस पर्सन को उसके पेन से रिलीव करिए। तो सबसे पहले तो सोचना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और पर पर्सन की हालत को देखकर हम लगा भी दें तो एक तरह का गिल्ट तो हमेशा रहेगा कि आपके हाथों से इंटेंशनली कुछ गलत हुआ। इस तरह से इस टॉपर ने मेन बॉडी को कंप्लीट किया है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर बहुत ही फर्म स्टैंड लेकर बोला है कि मोरालिटी इम्पॉर्टेंट है, पर इस हद तक नहीं कि इंडिविजुअल ह्यूमिलेट हो। एग्जाम्पल देकर इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया है नर्स अरुणा के केस को लेकर। इस केस के अंदर अरुणा नर्स थी और सेक्सुअल असॉल्ट होने की वजह से, अपनी इंजरीज की वजह से, 37 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी। फिर इन्हें यूथनेशिया देने के लिए केस फाइल हुआ और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी हैंडल किया, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंस लिया यूथनेशिया के ऊपर। तो एक्टिव यूथनेशिया के लिए तो मना किया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया इन्हें दिया गया और इन्हें अपने पेन से रिलीव किया गया। बात ध्यान देने की ये है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्जामिनर देखकर समझ जाता है कि कैंडिडेट अगर इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा है तो उसे अंडरस्टैंडिंग होगी। लास्ट में लिखा है कि पैसिव यूथनेशिया विद सोशल एक्सेप्टेंस इज नीडेड टू रिजॉल्व दिस डिलेमा। मतलब उन्होंने अपना एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया कि पैसिव यूथनेशिया को ऐसे डिलेमा से डील करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पैसिव यूथनेशिया मतलब टर्मिनली इल पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसे रोक देना, मतलब आप पैसिवली इनडायरेक्टली उसको मार रहे हैं। और वहीं एक्टिव यूथनेशिया होता है कि आप कोई भी डेंजरस लीथल इंजेक्शन लगाकर या कोई भी लीथल चीज़ से डायरेक्ट और एक्टिवली मार रहे हैं। तो इस आंसर को इन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया है और यह आंसर कंप्लीट होता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए।
इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।